इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको पिछले 12 सालों में आरपीएससी द्वारा जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम आयोजित हुए हैं, फिर चाहे वो आपके संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम हो या फिर आपके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पेपर फर्स्ट जीके और साइकोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेली का एक पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये सीरीज होने के बाद आपको 2024 और 2025 में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो डेली सेकंड ग्रेड एग्जाम की क्लासेस देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, नहीं तो हमें क्या पता कि आपको सीरीज पसंद आ रही है या नहीं। तो आज मैं सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी आपके लिए ले चुका हूं, जिसमें एक क्लास में तो मैंने आपको दिसंबर 2024 में जो संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट में पूछे गए 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। और दूसरे पेपर यानी कि दूसरी क्लास में मैंने आपको 2013 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 19 सितंबर 2014 में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुआ था पेपर फर्स्ट, उसमें पूछे गए 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलने बैठूंगा तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का और मैं नहीं चाहता डेली का आप 1 घंटे तक का वीडियो देखें। बस मात्र 30 मिनट का वीडियो देखिए, डेली का आपका एक पेपर आपके सामने पेश होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही है? एक साइड राजस्थान की स्थिति दे रखी है, दूसरी साइड कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में दे रखा है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो इसमें जो आपका पहला दे रखा है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 नॉर्थ और 69.5 से लेकर 78 डिग्री 17 ईस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अक्षांश से देशांतरी विस्तार है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहां से गुजरती है? तो 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो जुलाई मंथ में आपकी सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले से गुजरती है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? देखो, आरोही क्रम होता तो बढ़ता हुआ क्रम बताना होता है, यहाँ पूछा अवरोही क्रम, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल, लूणी, बनास और माही, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन घटित हुए हैं? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी कि दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया था 2014 के अकॉर्डिंग, और तिलहन का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है दूसरा और तीसरा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक साइड राजस्थान के क्षेत्र है और दूसरे साइड आपके सामने गाय की नस्लें दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गाय की नस्ल हो जाएगी राठी। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की बात करें तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में गाय की नस्ल हो जाएगी कांकरेज। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में गाय की नस्ल हो जाएगी थार पारकर। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान की बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में गाय की नस्ल हो जाएगी गिर, यानी कि ए बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा जिले हैं, ये ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना, यानी कि 2014 के समय के क्वेश्चन था कि निर्धनता उन्मूलन के लिए जो नवीनतम योजना शुरू की गई थी वो कौन सी थी, वो थी पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर आपको 2024-25 के ही पूछे जाएंगे सेकंड ग्रेड में, इतनी पुरानी नहीं पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड विकास क्षेत्र है और दूसरी साइड 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले कृषि और सहायक क्रिया, तो इसमें हो जाएगा 6.41%। ग्रामीण विकास की बात करें तो इसमें हो जाएगा 9.10%। ऊर्जा की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 37.43%। सामाजिक सामुदायिक सेवाओं की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 34.53%। यानी कि ए बी डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो सीमेंट उत्पादन में आपके बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर जिले हैं वो प्रमुख जिले हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल सिंचन पद्धति का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल सिंचन पद्धति का नाम है खड़ीन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक देंगे और कमेंट भी जरूर बताएं, तभी हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। क्योंकि पहले तो मैं आपको पिछले 12 सालों के सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर आयोजित हुए वो करवाऊंगा, और उसके बाद आपको 2024-25 में आरपीएससी द्वारा जितने भी पेपर आयोजित हुए उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क के तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो आप सभी को मालूम है दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र हैं, उनकी राजधानी मंडोर थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक आपका कौन था? परमारदी देव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी विजेता प्राप्त की है अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी? तो इनमें सबसे पहले उन्होंने रणथंभौर किले पर जीत हासिल की है, इसके बाद चित्तौड़ किले पर जीत हासिल की है, उसके बाद सिवाना किला की और उसके बाद जालोर किला, यानी कि ए सी डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया है? तो अकबर ने जोधपुर है वो आपके बीकानेर के रायसेन को 1572-73 में सुपुर्द किया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया है। तो मानसिंह और रायसिंह, इन दोनों ने मुगलों को सहयोग किया है, चंद्रसेन ने नहीं किया है, राणा सांगा ने भी नहीं किया है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सी और डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो साधु सीताराम दास है ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड प्रजामंडल है, दूसरे साइड उनका निर्माण वर्ष है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है आपका डूंगरपुर, तो डूंगरपुर की जो स्थापना 1944 हो जाएगी। फिर है जयपुर, जयपुर में हो जाएगा 1931, बीकानेर में हो जाएगा 1936 और अलवर में हो जाएगा 1938। डी ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर का राजस्थान में 1956 में विलय हुआ था, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो आप सभी को मालूम है सिरोही का राजस्थान में विलय है वो 2 सोपानों में हुआ था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो इसमें जो आपका सी दे रखा है 1957 से लेकर 62 तक लोकसभा की सदस्य रही, ये गलत है। बाकी तीनों सही है कि भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना 1944 में की थी, 1970 से 76 राज्यसभा की सदस्य रही है, 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, ये भी सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इनके संदर्भ में गलत है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो रणथंभौर दुर्ग है उसके प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस महीने में भरता है, किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला आपके भाद्रपद में भरता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी के अगले ही दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेहमद आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? तो मेहमद आभूषण आपके सिर पर पहना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाएं सिर पर पहनती है मेहमद आभूषण। तेजाजी के जन्म स्थल का क्या नाम है? तो तेजाजी का जो जन्म स्थल है वो खड़नाल है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुमिलित वाला क्वेश्चन है, एक साइड लेखक है दूसरे साइड ग्रंथ है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे सबसे पहले यहाँ दे रखा है सूरज प्रकाश है, करणीदान का हो जाएगा सूरज प्रकाश, यानी कि सूरज प्रकाश ग्रंथ के लेखक है करणीदान। दौलत विजिल दे रखा है, इनमें हो जाएगा खुमान रासो। पद्मनाभ दे रखा है, इसमें हो जाएगा कानड़देव प्रबंध। और जगजीवन भट्ट है, ये हो जाएगा अजितोदय, यानी कि करेक्ट आंसर डी सी बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरी दास था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावण हत्था क्या है? तो रावण हत्था आपका वाद्य यंत्र है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, संविधान के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो राज्य में जो संसदीय सचिव है वो आपके मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र है वो संबोधित करता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के प्रशासनिक पदोत्थापन के शीर्ष पर कौन होता है? तो किसी राज्य के प्रशासनिक पदोत्थापन के शीर्ष पर कौन होता है? मुख्य सचिव, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? 7 + 1, यानी कि अध्यक्ष सहित टोटल कितने? 8, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में की गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से
बजरंग लाल टागर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया है, वो संबंधित हैं, तो वो आपके नौकायन से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड जिला है और दूसरी साइड जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है जोधपुर, तो जोधपुर जिले का जनसंख्या घनत्व है आपका 161। कोटा की बात करें 374, अजमेर की बात करें 305 और भरतपुर का 503, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा आहूजा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रदान किए जाते थे। ये उस समय की क्वेश्चन है, यानी कि जब पेपर हुआ था 2014 तब की बात की जा रही है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो 2013 की ही बात चल रही है। उस समय राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे, तो वो 6 पहाड़ी किले कौन से थे? तो वो थे आपके चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और घाघरोन, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना जाता है, तो रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को सबसे कम विकसित राज्य है वो माना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रत्न जो कि राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को कब शुरू किया गया? तो राजस्थान रत्न पुरस्कार को राज्य सरकार द्वारा 2012 में शुरू किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक और चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हैरिकेन। कारण क्या है? हैरिकेन कारण है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज है कैसी लग रही है, जिसमें आपको लास्ट 12 सालों में सेकंड ग्रेड के एग्जाम जितने भी आयोजित हुए, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं। आज ये तीसरी क्लास है, डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो भी लाइक कीजिए। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन कहलाती है सिरको, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर है, आप स्किप कर सकते हैं। 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चीन और जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन और जापान के मध्य सामरिक तनाव सेनकाकू द्वीप से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो इसमें आपका महासागर में ज्वारीय लहरें है, ये आपके महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है, वो आपके सिलीगुड़ी गलियारे से होकर गुजरता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम मेघालय है, वो सुझाया गया था एच.एस.पी. चटर्जी द्वारा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कोसी और काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है वो कौन सी है? तो कोसी और काली सिंध नदियां हैं ये आपके गंगा नदी प्रवाह क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है। तो जैसा कि आपको मालूम है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम माउंटगेयू घोषणा की परिणति था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक अधिनियम और उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें जो पहला दे रखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये गलत है। बाकी मुस्लिमों के लिए 1909 सही है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 सही है, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 सही है। तो ए है ये आपका त्रुटिपूर्ण युग्म है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन है वो बेलगांव में हुआ था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो स्वतंत्रता संघर्ष के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो जो 10वीं अनुसूची है ये आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार है वो मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला दे रखा, संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, ये सही है। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित भी कर सकती है, ये भी सही है। दोनों सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? तो इसमें आपका हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है, इसका उल्लेख राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जो जांच है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इसमें आपका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के भी सदस्य थे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री संसदीय सचिव को पद की शपथ दिलाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचाना है। तो इसमें जो पहला दे रखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पीए संगमा, ये आपका गलत है, बाकी आपके तीनों सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सुधाकर रेड्डी सही है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में प्रकाश कारावास सही है, बहुजन समाज पार्टी में मायावती भी सही है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का बांग्लादेश पड़ोसी देश के साथ विवाद है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब ये करंट अफेयर नवंबर 2013 की आपके काम की नहीं है, तो आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता के सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो आपके शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, विद्यार्थी से भी है और कक्षा कक्ष के वातावरण से भी है। ए बी सी डी सभी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है अगले क्वेश्चन में आपको। जॉन डीवी, दो सूची दे रखी, तो जॉन डीवी में आपका हो जाएगा कृत्यवाद, टिकनर में आपका हो जाएगा संरचनावाद, कोफा में आपका हो जाएगा गेस्टोल्ट और वॉटसन में हो जाएगा व्यवहारवाद, यानी कि सी बी ए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है, अधिगम की उपयुक्त परिभाषा दी है। तो अधिगम की ये परिभाषा क्रो एंड क्रोन ने दी है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने थॉर्नडाइक, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने। थॉर्नडाइक में हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव में हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया, क्लार्क हॉल में हो जाएगा पुनर्बलन का सिद्धांत और कोलर में आपका हो जाएगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी कि डी ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी ए बी सी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो अधिगम प्रक्रिया में जो सही कड़ी है वो है प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन की, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवाद उपागम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो ए दे रखा वर्दी और विकास पर्यायवाची है, ये आपका कथन सही नहीं है। वर्दी में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वर्दी जीवन पर्यंत नहीं होती है, वर्दी के साथ विकास भी होता है, बाकी सभी सही है, लेकिन ए आपका गलत है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के संबंध में जो पहला दे रखा है ये परिपक्वता तक चलता है, ये मानव विकास के संबंध में गलत कथन है। सतत प्रक्रिया ये सही है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है, जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, ये भी सही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? शारीरिक गठन, सामाजिक व्यवहार एकदम सही है, मानसिक आध्यात्मिक योग्यता ये भी सही है, स्वेगात्मक आयाम सही है, अनुभव भी सही है, यानी कि उपयोग सभी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, ये किसका है? ये आपके गिलफोर्ड का है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, तो बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बुद्धि के संबंध में जो दूसरा दे रखा है कि बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, यह कथन सही नहीं है। बाकी तीनों सही है कि बुद्धि वंशक्रम पर्यावरण की देन है, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म से अधिकार नहीं है, ये सभी आपके सही है। बी आपका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो दबाव है, ये आपके अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दृढ़ कथन और कारण दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो दृढ़ कथन दे रखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, ये सही है। कारण दे रखा है अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, ये भी सही है। जब ए और आर दोनों सही है तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? तो इसमें आपका जो सिर्फ सी दौड़ में भाग लेना है, ये बाह्य प्रेरक है। बाकी कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, चित्र बनाना, ये कोई बाह्य कार्य बाह्य प्रेरक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो ज्ञान है वो अध्यापक को शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेषता आवश्यक वाले बालकों के वर्ग में आता है? नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का सेलेक्ट करना है। प्रतिभावान, तो प्रतिभावान जो बालक हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े भी आते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम भी आते हैं और सामाजिक रूप से अक्षम भी आते हैं। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? तो जो संसाधन इकाई है इसमें अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण है ये अपनाना चाहिए विद्यालय प्रशासन को, ताकि जो स्टूडेंट है वो मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ बने रहे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। तो ये थे आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि आपके 19 सितंबर 2014 को आयोजित हुआ, उस पेपर के बारे में सॉल्यूशन आज मैंने आपको सेकंड ग्रेड की ये तीसरी क्लास कराई है। और इसी तरह ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको पिछले 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम आयोजित करवाए हैं, फिर चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन को हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको 2024-25 में जितने भी आरपीएससी ने एग्जाम आयोजित किए हैं उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।